हमें बहुत बड़ा धक्का लगा था उस समय कि हमारे देश में एक तरफ हम शांति की बातें करते थे, पंचशील की बातें करते थे, और दूसरी ओर हम अपनी फौजों की तैयारी नहीं कर सके। ये इफ्को इंडियन फार्मर्स जी, फर्टिलाइजर इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। जी, तो सर ये एक अमेरिकन ने स्टार्ट की थी। भारत सरकार ने जब इसको रियलाइज किया कि हमें फर्टिलाइजर की आवश्यकता है, कौन से साल में कर रहा है रियलाइज? जब ग्रीन रेवोल्यूशन ग्रीन रेवोल्यूशन की तैयारी में डॉक्टर मिस्टर बर्लॉग एंड डॉक्टर स्वामीनाथन, इन सब लोगों का एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा उनका योगदान है इस दिशा में। तो आप ये मानते हैं कि जो हमारी लीडरशिप है इट्स रेडी टू एक्सेप्ट इट वेरी फास्ट? जल्दी से जो भी आप राय देते हैं, मोदी जी खुद उसको जैसे प्रमोट करते हैं, ही इज ऑलमोस्ट प्रमोटिंग इट। इसको बोलते हैं रॉसडेल पायनियर अवार्ड, और मैं आदरणीय श्री वर्गीस कुरियन के बाद मैं दूसरा भारतीय हूँ जिसको ये अवार्ड मिला है। उन्होंने अमूल की स्थापना की थी, तो जी। आपने इफ्को में यू गॉट दिस। हाँ, फूड एंड एग्रीकल्चर के क्षेत्र में इफ्को दुनिया की नंबर 1 सोसाइटी मानी जाती है। अच्छा, ये जो ट्रेडिशनल नॉलेज है हमारी और वर्सेस यूरिया फार्मिंग में आपको क्या लगता है कि इट शुड बी मिक्स्ड एंड मैच, और कौन सी बेटर है? तो इफ्को में जो एक कोऑपरेटिव, ट्रू कोऑपरेटिव चीज़ है वो ये है, यहाँ की सोसाइटियाँ ही इसकी शेयर होल्डर भी हैं, ओनर भी हैं और कंज्यूमर भी हैं। सर, यूरिया के बाद में किसानों ने ओवर यूज़ करना शुरू किया, उसके साइड इफ़ेक्ट्स होने शुरू हो गए, तो उसको काउंटर करने के लिए आपने फिर क्या किया? सबसे पहले हमने नैनो यूरिया बनाई, ये लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में है, इसका और पेटेंट इसकी भी। जो क्षमता है इस 500 सीसी की एक बोतल की, वो 1 बैग यूरिया के बराबर है। अच्छा, और फिर आगे जाकर के नैनो डीएपी भी बनाया। तो ये कितने ये यूज़ भी करते हैं? ये बताते, ये जो है नैनो डीएपी बनाई, इसकी क्षमता भी इसकी 1 बैग डीएपी के बराबर है। और फिर हम लोगों ने नैनो जिंक बनाया, ये नैनो जिंक, और फिर नैनो कॉपर भी निर्माण कराया। तो जिंक भी हमारे यहाँ बहुत कमी हो गई है क्योंकि बहुत ज़्यादा माइन हो गया है, और कॉपर की भी कमी बहुत ज़्यादा हो गई है। कॉपर जो है वो आप पे कोई भी फंगस नहीं लगने देता है उसमें, और जिंक के बनने से हमारे शरीर को बहुत आवश्यक है जिंक को, तो फूड के द्वारा ही जिंक जाता है। जीएम क्रॉप्स के बारे में आपका क्या टेक है? व्हाट्स योर टेक? अंकलेश्वर फील्ड है जो कि कलोल में ही है, और वो अंकलेश्वर गैस फील्ड से जो गैस निकल रही थी वो गैस प्लांट के नेक्स्ट डोर थी, तो वो गैस का तुरंत वहाँ मिलना एक इफ्को के लिए एक बड़ी सौभाग्य की बात रही। क्या गैस थी? नेचुरल गैस। नेचुरल गैस। नमस्कार दोस्तों, आज आप सुन रहे हैं हमारा खास पॉडकास्ट जहां हम उन लोगों से बातचीत करते हैं जिन्होंने अपने जीवन में संघर्ष और सेवा से समाज को नई दिशा दी है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति से जिन्होंने अपने काम और नेतृत्व से किसानों और कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाई है। आइए स्वागत करते हैं श्री उदय शंकर अवस्थी जी का। अवस्थी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट। धन्यवाद धन्यवाद जी सर, बताइए आपका सफर कैसे रहा? मेरा सफर जैसे हमारी उम्र में अधिकतर लोगों का है, एक गांव से शुरू होता है। जी जी। वो गांव जो है सतनी करके है, सतनी बालाखेड़ा भी बोलते हैं उसको, और वो उन्नाव जिले में एक छोटा सा गांव है, और उस गांव में एक बहुत छोटी उस समय पाठशाला थी। तो उसमें से पढ़ते हुए फिर हम कानपुर आए। कानपुर में हमारे बड़े भाई डीवी कॉलेज में लेक्चरर थे, और कानपुर से हम गए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ने। ये कौन से साल की बात है सर? ये 1962 में 62 में मैं गया था इंजीनियरिंग पढ़ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। और उन्हीं दिनों चाइनीज अग्रेशन हुआ था हमारे बॉर्डर्स पे। बिल्कुल। उन्हीं दिनों PL 480 में अमेरिका से गेहूं आता था, और हम लोगों को बहुत ही एज ए यंग मैन हमें बहुत बड़ा धक्का लगा था उस समय कि हमारे देश में
एक तरफ हम शांति की बातें करते थे, पंचशील की बातें करते थे, और दूसरी ओर हम अपनी फौजों की तैयारी नहीं कर सके, और हमारे लोगों को, हमारे देश के लोगों को एक बहुत धक्का लगा था उससे। और हम अपने को कृषि प्रधान देश कहते हैं, जैसा हमको पढ़ाया गया था लगातार हर 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 किताब में, हर पुस्तक में, चाहे मैं वहाँ प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा हूँ, हाई स्कूल में पढ़ रहा हूँ, इंटरमीडिएट पढ़ रहा हूँ, पर हमें ये उम्मीद नहीं थी कि हमारे देश में अनाज भी नहीं हो पाएगा हमारे लोगों के बराबर। तो उसी समय हमें लगा कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए आगे आने वाले समय में, कि मैं मिलिट्री में तो जा नहीं सकता, मेरा ऐसा शरीर नहीं है, मैं ऐसी बैकग्राउंड से नहीं आया, क्योंकि हमारे यहाँ उस समय जो भी लोग थे वो एक तो स्वाधीनता के नाम पर और भाषा के नाम पर, हिंदी भाषा के नाम पर बहुत ज़्यादा गौरवान्वित महसूस करते थे। और मैं भी एक हिंदी मीडियम से पढ़ के गया था, तो मुझे बहुत समय लगा वहाँ समझने में कि किस तरह मैं इंग्लिश मीडियम के माध्यम से वहाँ शिक्षा ले सकूं। तो इन सब कठिनाइयों को पार करते हुए और एक मन के अंदर एक दृढ़ निश्चय करते हुए कि मैं एक ऐसी इंजीनियरिंग को ज्वाइन करूँगा, केमिकल इंजीनियरिंग को ज्वाइन करूँगा, और केमिकल इंजीनियरिंग के द्वारा मैं देश में फर्टिलाइज़र के माध्यम से देश में अन्न उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयास करूँगा। तो ये हमारा छोटा सा अनुभव था, हमारे अपने एक अंदर एक भावना जागृत हुई, देश के प्रति अपने को समर्पित करने की भावना जागृत हुई, और देश के किसानों के प्रति कि हम उस भावना को किस तरह आगे बढ़ाएं, और उसी दिशा में हमने आगे काम किया। जब आपके केमिकल इंजीनियरिंग के बाद यूरिया से आपका कब पता चला कि यूरिया भी कुछ होता है? उन्हीं दिनों में पढ़ाई के समय पता चला? पढ़ाई के समय हम लोग फर्टिलाइजर के बारे में हम लोगों को बताया गया था, और यूरिया फर्टिलाइजर ही उस समय अधिकतर फर्टिलाइजर के रूप में जाना जाता। तो फिर और हाइबर प्रोसेस जो डेवलप हुआ था बेसिकली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय अमोनिया के माध्यम से डेवलप हुआ था, जिसमें अमोनिया पहले बनती थी, और बाद के उसमें से अमोनिया से ट्राइनाइट्रोटोल्यून TNT का निर्माण होता था अमोनियम नाइट्रेट से। तो दो ही फर्टिलाइजर लोगों को पता थे, एक तो पता था यूरिया, दूसरा पता था अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट को एक्सप्लोसिव के लिए यूज होता था। तो अधिकतर जब भारत सरकार ने जब इसको रियलाइज किया कि हमें फर्टिलाइजर की आवश्यकता है, कौन से साल में करा रियलाइज? जब ग्रीन रेवोल्यूशन की तैयारी में डॉक्टर मिस्टर बर्लॉग एंड डॉक्टर स्वामीनाथन, इन सब लोगों का एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा उनका योगदान है इस दिशा में। तो ग्रीन रेवोल्यूशन में सब पहले तो हाइब्रिड सीड लाए गए, फिर फर्टिलाइजर के रूप में यूरिया लाई गई, और यूरिया के रूप में अमोनियम नाइट्रेट भी लाई गई। अमोनियम नाइट्रेट के भी कुछ प्लांट बने हैं, जैसे राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर में अमोनियम नाइट्रेट बनता है, या दीपक फर्टिलाइजर में अमोनियम नाइट्रेट बनता है। उनके यहाँ राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर में सुफला के नाम से अमोनियम नाइट्रोफॉस्फेट भी बनता है, जो नाइट्रिक एसिड के रूट से बनता है। तो इस तरह डिफरेंट तरीके से एक फर्टिलाइजर के क्षेत्र में काम शुरू हुआ। और जब फिर हमने 67 में केमिकल इंजीनियरिंग की, तो मेरा एक ही ध्येय था कि हम किसी भी तरह से फर्टिलाइजर किसी कंपनी में काम करें। तो मैंने फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में भी अप्लाई किया था, और श्री राम फर्टिलाइजर में भी, जो झंडेवाला में ऑफिस होता था, क्योंकि हमारे बड़े भाई का स्वर्गवास हो गया था डॉक्टर देवी शंकर अवस्थी का, जो हिंदी के बहुत बड़े लेखक थे और आलोचक के नाम पे बहुत उनकी आज भी ख्याति है। 36 वर्ष की अवस्था में एक स्कूटर एक्सीडेंट में उनका स्वर्गवास हो गया था। BHU से थे ना? BHU में पढ़ा? नहीं BHU में नहीं, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा। दिल्ली यूनिवर्सिटी पढ़ा। इधर हमारी भाभी और उनके बच्चे, उनके छोटे छोटे बच्चे और मेरी छोटी बहन दिल्ली में ही रहते थे। तो मैं दिल्ली आया और यहीं पर हमने अपनी नौकरी ढूंढनी शुरू की। तो इन दिनों नौकरी कोई बहुत फॉर्मल सिस्टम तो होता नहीं था, तो हम अपना दिल्ली में 1 रुपए की घर से लेते थे, उसमें 4 आने को जो आने में मुद्रिका सेवा की
बस की टिकट मिल जाती थी, तो 4 आने की टिकट लेकर के और हम उसमें 24 घंटे इसी बस पे चलने का प्रावधान था। उसके माध्यम से हम नौकरियां ढूंढते थे, जगह जगह जाते थे। इसी तरह करते करते हमने झंडेवाला में श्रीराम फर्टिलाइजर के नाम से एक बोर्ड देखा, तो वहाँ मैं उतर गया। फिर वहाँ प्रैक्टिकली रोज जाने लगा। वहाँ एचआर में एक मिस्टर चोपड़ा थे, उनके ऑफिस में जाकर के अक्सर हम बैठ जाते थे कि मुझे यहाँ जॉब चाहिए। तो एक दिन उन्होंने ओनर लाला चतराम से मुझे मिला दिया, और लाला चतराम ने मुझसे छोटी मोटी बात करके उनको लगा कि मैं बहुत ज़्यादा इसके लिए उत्सुक हूँ और बहुत मेरा इसके प्रति बहुत ही दृढ़ विश्वास है कि मैं फर्टिलाइजर में ही काम करूँगा। एनीवे, कुछ सोच के उन्होंने मुझे अपॉइंटमेंट दे दिया, और मैं फिर श्रीराम फर्टिलाइजर की जो फैक्ट्री कोटा में बन रही थी, वहाँ मेरा यूरिया प्लांट में जो है मुझे नौकरी मिली, मेरा जॉब मिला। और मैंने 67 में करीब अक्टूबर के महीने में वहाँ कोटा में अपनी यात्रा फर्टिलाइजर की शुरू की। तो ये आज से 58 साल पहले। 58 साल। तो फर्टिलाइजर का पर्यावरण पे कोई असर नहीं पड़ता इन फैक्ट्रीज का? नहीं, जरूर पड़ता है पर्यावरण का मसर। आप देखिए, हम लोगों ने उसके बाद जैसे जैसे हमारी अपनी रिक्वायरमेंट बढ़ती गई, जैसे जैसे लोगों का रिसर्च बढ़ता गया, जैसे जैसे मैं कहूँगा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR ने देखा कि हमें फॉस्फेट की भी आवश्यकता पड़ने लगी है, क्योंकि यूरिया का एक खास गुण है, गुण और अवगुण दोनों आप मान लीजिए। गुण ये है कि वो फसल को हरी करता है, फसल में ज़्यादा पैदावार करता है, पर अवगुण ये भी है कि वो सब कुछ माइन कर देता है सॉइल से, मतलब खाली हो जाती है। सॉइल धीमे धीमे खाली होने लगी। फॉस्फेट की सबसे पहले फॉस्फेट की कमी पड़ी, तो उसमें DAP आया, फिर DAP आ गया। फिर DAP के साथ जब और कमी पड़ी कि कुछ बीमारियां लगने लगी, तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने उसमें भी रिसर्च करके पाया कि पोटाश की भी आवश्यकता है। फिर पोटाश आने लगा, फिर पोटाश डिफरेंट फॉर्म में आ गया, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के मिक्सचर्स बने। फिर सिंगल सुपर फॉस्फेट बना, जो कि कहा जाता है पुअर मैन्स फर्टिलाइजर है। तो ऐसे करके फिर अपने देश में, हमारे देश में डेवलपमेंट होता रहा। तो उस समय पर 2010 के आसपास, तब तक मैं तकरीबन आप समझिए मुझे फर्टिलाइजर में काम करते हुए उस समय करीब 43 वर्ष हो चुके थे। 43? हाँ, 2010 में, क्या आप समझे, 67 में शुरू किया। 33 साल वो, 10 साल ये, करीब 43 वर्ष। नहीं, इफ्को में तो मैं देखिए सबसे पहले मैंने काम शुरू किया श्रीराम फर्टिलाइजर में। श्रीराम फर्टिलाइजर, अच्छा। उसके बाद मैंने काम किया कि ज्वारी फर्टिलाइजर में, वहाँ भी यूरिया प्लांट की स्थापना करवाई। शुरू से ही दोनों जगह में शुरू से ही रहा, चाहे वो श्रीराम फर्टिलाइजर हो चाहे ज्वारी का फर्टिलाइजर हो। ज्वारी के फर्टिलाइजर्स के बाद फिर मैं यहाँ इधर दिल्ली की तरफ आया, और मैं के बिरला जी के साथ एक प्रोजेक्ट की भूमिका बना रहा था, जो पेपर का प्रोजेक्ट था। पर मुझे लगा कि उसी समय मुझे इफ्को से ऑफर मिला, और मुझे लगा कि मुझे फिर से वापस जाना चाहिए। और वैसे भी सहकारिता के मामले में मेरा थोड़ा झुकाव भी था। मैं चाहता था भी कि मैं एक कोऑपरेटिव की फील्ड में काम करूं। तो 76 में मैंने बिरला जी के यहाँ छोड़कर, और तकरीबन आधे पैसे पे इफ्को में, उस समय आधे पैसे में, हाँ, उस समय इफ्को में ज्वाइन किया। मेरा बहुत मन था मैं वापस फर्टिलाइजर में जाऊँ, फर्टिलाइजर में काम करूँ, और कोऑपरेटिव मुझे बहुत ही अच्छा लगा। कोऑपरेटिव में किसी की ओनरशिप नहीं है, इसमें जो है बेसिकली, हालांकि उस समय भारत सरकार की इक्विटी थी, लेकिन भारत सरकार भी तो आफ्टर ऑल लोगों के पैसे से बनती है, तो एक तरीके से किसी स्वामित्व तो नहीं था। तो ये इफ्को इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर जी, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड जी। तो सर ये एक अमेरिकन ने स्टार्ट की थी? हाँ, ये जो है इफ्को जो है 62 में, ये जब कोऑपरेटिव लीग ऑफ यूएसए है, कोऑपरेटिव लीग ऑफ यूएसए ने ये देखा कि यहाँ पर कोऑपरेटिव जो है
वो डिस्ट्रीब्यूशन में तो है, लेकिन इसका कोई प्लान नहीं है। और कोऑपरेटिव यूसेज जो आजकल उसको बोलते हैं अमेरिकन कोऑपरेटिव डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, ACDI, एंड वॉइस ऑफ कोऑपरेटिव अमेरिका ऑब्लिक वॉइस ऑफ कोऑपरेटिव अमेरिका, तो इस समय उनको लगा कि यहाँ कोई एक प्लांट इस्टेब्लिश करना चाहिए। तो कोऑपरेटिव लीग ऑफ USA ने जो है वो $1 मिलियन ग्रांट दी और 2 लोगों को यहाँ भेजा एज एक्सपर्ट्स, और एक इंस्टीट्यूट है अमेरिकन कोऑपरेटिव डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, उस इंस्टीट्यूट के माध्यम से उन्होंने यहाँ इन्वेस्ट किया और यहाँ पर ये भी कहा कि इसमें कोऑपरेटिव और भारत सरकार आए, पर भारत सरकार की ऐसी भूमिका होनी चाहिए कि कोऑपरेटिव का शेयर बढ़े और भारत सरकार की शेयर कम हो। दोनों उस समय उनका यही था। तो फिर आप ये समझिए कि पहला प्लांट जो लगा कोऑपरेटिव में वो था जिसको हम अपना मदर प्लांट बोलते हैं। वो प्लांट गुजरात के कलोल में, जो गांधीनगर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में है, आता है, और आज भी वो हमारे गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में कलोल यूनिट पड़ती है। तो इसका सबसे पहला जो है निर्माण कलोल में शुरू हुआ, और कलोल भी हमारे जो पहले मैनेजिंग डायरेक्टर थे श्री पॉल पोथन जी, उनको ये लगा कि वहाँ पर अंकलेश्वर फील्ड है जो कि कलोल में ही है, और वो अंकलेश्वर गैस फील्ड से जो गैस निकल रही थी वो गैस प्लांट के नेक्स्ट डोर थी। तो वो गैस का तुरंत वहाँ मिलना एक इफ्को के लिए एक बड़ी सौभाग्य की बात रही। क्या गैस थी? नेचुरल गैस। हाँ। अच्छा। वहाँ से थ्रू द वेल्स एक्सट्रैक्ट की गई। ओके। और वो नेचुरल गैस के माध्यम से वो प्लांट और भी ज्यादा कलोल, आज जो प्लांट चल रहा है 50 साल उसको चलते भी हो गए, और आज भी बड़ी अच्छी क्षमता में चल रहा है। ये कोऑपरेटिव जो है, जैसे हमें तो सिर्फ मिल्क का ही कोऑपरेटिव पता था, अमूल का, इफ्को का तो मालूम ही नहीं था कि ये कोऑपरेटिव है। तो इसमें, और वो भी फर्टिलाइजर के साथ, तो फर्टिलाइजर एंड किसान और इसका क्या संबंध है आपस में? देखिए, बहुत ही बिल्कुल ही कोऑपरेटिव संस्था है। इसको असल माने में कोऑपरेटिव संस्था है इफ्को, क्योंकि यहाँ पर जो भी हमारे बाईलॉज में है, इफ्को के बाईलॉज में है, सॉरी अब मेरा मतलब कि मैं उसका मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं हूँ, इससे बार बार मैं अभी जुलाई 31 में 31 जुलाई 2025 में वहाँ से मैं सुपरिटेंडेंट हुआ हूँ। 32.5 साल में वहाँ मैनेजिंग डायरेक्टर रहा। इधर मेरे मुझसे कभी कभी निकल जाता है हमारे, पर हम इफ्को का जो एक कैरेक्टर है, इफ्को में सारी करीबन क्लोज टू 36,000 सोसाइटीज़ हैं, एग्जैक्टली 35,600 के आसपास सोसाइटियाँ इसकी मेंबर है। और यही सोसाइटियाँ जो हैं जनरल बॉडी बनाती हैं, 1000 लोगों की जनरल बॉडी बनाती हैं, और ये जनरल बॉडी जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट करती है, और जो फंक्शनल डायरेक्टर होते हैं उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करता है। तो एक तरीके से ये ऑटोनमस क्रिएटेड बाय द फार्मर फॉर द फार्मर एंड ऑफ द फार्मर्स है, क्योंकि फार्मर्स के द्वारा सोसाइटी बनाई जाती है। सोसाइटी में एक इम्पॉर्टेंट होना चाहिए कि उनको फर्टिलाइजर बेचने का अधिकार होना चाहिए, तो इससे वो हमारे मेंबर बनती हैं। और हमारे यहाँ बाईलॉज में प्रोविजन है जिसका जितना शेयर है उतना फर्टिलाइजर लेने का उसे अधिकार है। तो इफ्को में जो एक कोऑपरेटिव, ट्रू कोऑपरेटिव चीज़ है वो ये है, यहाँ की सोसाइटियाँ ही इसकी शेयर होल्डर भी हैं, ओनर भी हैं और कंज्यूमर भी हैं। किसान भी उसमें? हाँ, तो सब किसान ही आते हैं, सब किसानों की सोसाइटियाँ बनी हुई हैं। तो तकरीबन 4 करोड़ किसान करीब इसके मेंबर है इनडायरेक्टली। और अमूल में क्या है कि अमूल में कोऑपरेटिव्स हैं, उनके द्वारा जो प्रोडक्ट बनता है वो जनरल मासेस यूज कर सकते हैं। तो वो इतना बस अंतर है। पर हाँ, मतलब आज ये भारत सरकार चाहे और डायरेक्शन दे
कि इफ़को का प्रोडक्ट है हर एक को मिलना चाहिए, तो फिर हमें इफ़को को ऐसा करना पड़ेगा। लेकिन हमारे इफ़को के बायलॉज में जो प्रोविज़न है वो ऐसा है। अच्छा। तो ये थोड़ा सा एक सटल डिफरेंस है, अदरवाइज दोनों कोऑपरेटिव हैं। और एग्री फूड एंड एग्रीकल्चर के क्षेत्र में इफ़को दुनिया की नंबर 1 सोसाइटी मानी जाती है तो ये सिर्फ फूड बाय में एज इंटरनेशनल कोऑपरेटिव ने डिक्लेयर किया है, बिकॉज और द लगातार बिगेस्ट 3 साल से नंबर 1 इन द सोसाइटी वर्ल्ड इन द वर्ल्ड है बहुत इन बड़ी फूड बात एंड है। एग्रीकल्चर सेक्टर, Food. डिपेंडिंग अपॉन द कंट्रीब्यूशन इफ़को इन जीडीपी ऑफ कंट्री। जीडीपी ऑफ द कंट्री। देश के जीडीपी में उसका कितना बड़ा हिस्सा है, उसकी बेसिस पे वो है। सर, यूरिया के बाद में किसानों ने ओवर यूज करना शुरू किया, उसके साइड इफेक्ट्स होने शुरू हो गए, तो उसको काउंटर करने के लिए आपने फिर क्या किया? हम लोगों ने देखिए पहले 2010 में हमने शुरू किया भूमि बचाओ अभियान। भूमि बचाओ भूमि अभियान। बचाओ अभियान हिंदी भाषी क्षेत्र में उसको कहते थे भूमि बचाओ अभियान। सेव द सॉइल। हाँ, और नॉन हिंदी भाषी क्षेत्रों में, अहिंदी भाषी क्षेत्रों में हम उसको बोलते हैं सेव द सॉइल कैंपेन। साउथ में भी। जी। तो इसको हमने देश भर में जगह जगह चलाया, उसके कुछ अच्छे परिणाम भी निकले, उसमें कुछ अच्छे लोगों ने भी भाग लिया, पर वो पूरा सफल नहीं हो पाया। तो हमने इस पे 2017 के आसपास, जब से उस समय मैं वहाँ मैनेजिंग डायरेक्टर था इफ़को का, तो मैंने इस दिशा में सोचना शुरू किया। और तब मैंने एक मैगजीन में मैंने पढ़ा कि आजकल नैनो फर्टिलाइजर पे रिसर्च चल रही है। तो फिर हम लोगों ने यहाँ अपने कलोल में ही, क्योंकि हमारी वो मातृ यूनिट है, मदर यूनिट है, वहीं पर हमने सबसे पहले उस समय के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में और बोर्ड से अप्रूवल करा के वहाँ हमने नैनो बायो रिसर्च सेंटर शुरू किया। अच्छा, रिसर्च सेंटर प्रॉपर। जी। और उसमें हम लोगों ने इस पे रिसर्च करना शुरू किया। ये है जो नैनो यूरिया, सबसे पहले हमने नैनो यूरिया बनाई, ये लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में है। इसका और पेटेंट इसकी भी। जो क्षमता है इस 500 सीसी की एक बोतल की, वो 1 बैग यूरिया के बराबर है। अच्छा। और फिर आगे जाकर के नैनो डीएपी भी बनाया। तो ये कितनी ये यूज भी करते हैं? ये बताते, ये जो है नैनो डीएपी बनाई, इसकी क्षमता भी इसकी 1 बैग डीएपी के बराबर है। और फिर हम लोगों ने नैनो जिंक बनाया, ये नैनो जिंक, और फिर नैनो कॉपर भी निर्माण कराया। तो जिंक भी हमारे यहाँ बहुत कमी हो गई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा माइन हो गया है, और कॉपर की भी कमी बहुत ज़्यादा हो गई है। कॉपर जो है वो आपके कोई भी फंगस नहीं लगने देता है। अच्छा। उसमें, और जिंक के बनने से हमारे शरीर को बहुत आवश्यक है जिंक को, तो फूड के द्वारा ही जिंक जाता है, उसको बनाया। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। और इनके दाम जो है वही बहुत कम रखे गए। अब 266 रुपए में 1 बैग यूरिया का मिलता है, ये 225 का दाम रखा गया। बहुत बढ़िया। और ये 1350 रुपए में 1 बैग डीएपी मिलता है, और इसको 600 रुपए दाम रखा गया, आधा से भी कम। जी। और इसको भी दाम बहुत ही कम रखा गया ताकि किसानों को इनके द्वारा फायदा मिले। तो इससे हम लोगों ने हर समय उस समय यही ध्यान रखा गया कि किस प्रकार से किसानों की भी अच्छा हो, भूमि की भी रक्षा हो, और सब्सिडी का बोझ भी कम हो, क्योंकि ये सब अपने देश में बनता है। हाँ, इसमें कोई फॉरेन एक्सचेंज नहीं लगता है। आपने लिया हुआ है। और जो है, नहीं, पेटेंट तो इफ़को हम लोगों ने बनाया है, पर हम लोगों ने उसमें कोई रॉयल्टी नहीं रखी। बट इट इज इंडियन। हमारा भी नाम है उससे पेटेंट में, हमारे और कोलीग्स का भी नाम है जी। पर इसमें कोई भी रॉयल्टी हम लोगों को नहीं, रॉयल्टी सारी इफ़को को दी गई है। ये ध्यान रखा गया है, मतलब कोई भी ले सकता है, यू कैन रीयूज देम, मेक इट। नहीं, कोई बना नहीं सकता है। कोई बना नहीं सकता नहीं, तब आपसे बनाने में रिस्ट्रिक्शन है। बनाना है तो इफ़को से परमिशन लेनी पड़ेगी, और इसको रॉयल्टी देनी पड़ेगी। दोनों चीजें हैं। तो वो सब करके, और ये अभी हमारे देश में भी इसका प्रचार शुरू हो गया है। और जब मैं पिछले साल, जब मैं मैनेजिंग डायरेक्टर था, तो तकरीबन 4 करोड़ के आसपास बोटल्स दोनों मिला के नैनो यूरिया नैनो डीएपी बेची गई। इस वर्ष बड़ा लक्ष्य रखा गया था, हमें उम्मीद है कि हमारे इफ़को के लोग उस लक्ष्य को पूरा करेंगे, हमारे पुराने साथी उसको पूरा करेंगे। तो और मुझे पूरा विश्वास है कि
इफ़को अपनी जिस गति से जा रहा है उस गति से आगे भी बढ़ता रहेगा। अच्छा, ये जो ट्रेडिशनल नॉलेज है हमारी और वर्सेस यूरिया फार्मिंग में आपको क्या लगता है कि इट शुड बी मिक्स्ड एंड मैच, और कौन सी बेटर है? देखिए, मेरा ये कहना है कि हमें ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी भूलनी नहीं चाहिए, ट्रेडिशनल सिस्टम भूलने नहीं चाहिए। वो हमारे पर्यावरण के लिए, हमारी भूमि के लिए, उनके सेंचुरीज का उनका अनुभव है और वो आवश्यक है। पर साथ में हमें नई टेक्नोलॉजी भी नहीं भूलनी चाहिए। इन दोनों का मिश्रण ही हमारा सबसे बड़ा उपाय है। और उसके बाद यदि हम मिश्रण के बाद यदि हम एग्जॉटिक क्रॉप बनाना चाहते हैं, जैसे कि प्राकृतिक खेती वगैरह करना चाहते हैं, तो वो भी हमें बढ़ावा देना चाहिए। लेकिन बेसिकली यदि हम चाहते हैं कि ज़्यादा हमारी पैदावार बनी रहे और साथ में हम चाहते हैं हमारे इतने लोगों के लिए जो खाने का इंतजाम करना है उसमें कोई कमी ना आए, तो हमें दोनों का मिश्रण रखते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। सर, जो मार्केट में ऑर्गेनिक फूड मिल रहा है, जैसे आलू नॉर्मली 20 रुपए किलो है तो ऑर्गेनिक 40 रुपए किलो मिलेगा, तो हम लोग क्या लें? ऑर्गेनिक लें कि नॉर्मल लें? हमें कुछ नुकसान पहुंचाएगा क्या? इतना ज़्यादा हाइप क्रिएट करा हुआ है वर्ल्ड ओवर, नॉट ओनली इन इंडिया, वर्ल्ड में भी जाओ तो ये $1 की, वो $1.5 का ऑर्गेनिक लगा के उस पर। अब ये भी नहीं हमें मालूम ऑर्गेनिक होता क्या है, बट वी आर ऑप्टिंग फॉर दैट बिकॉज। नहीं, देखिए, जितने संपन्न देश हैं उन सब में ऑर्गेनिक की बड़ी प्रॉपर तरीके से वैलिडेशन होता है। ऑर्गेनिक का मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट जब उसको बोया जाए तब से लेके जब उसको प्रोसेस किया जाए और उस प्रोसेस करने में कहीं भी केमिकल का तत्व आ जाता है तो ऑर्गेनिक नहीं रहता, जो ऑर्गेनिक की असल में डेफिनेशन है। तो वहाँ तो जितने विकसित देश हो उन सब में इसको फॉलो किया जाता है। तो कहते हैं कि हमारे देश में हमारे गृह सहकारिता मंत्री ने इस दिशा में कार्य शुरू किया है और उन्होंने एक जो नेशनल ऑर्गेनिक कोऑपरेटिव लिमिटेड बनाई है, नेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन, उसमें सर्टिफिकेशन कराने के लिए उन्होंने बहुत सारे नियम और बहुत सारे प्रयास किए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि अगले 4-5 सालों में वो हमारे देश को एक अच्छा ऑर्गेनिक उत्पाद दे सकते हैं। पर ऑर्गेनिक करने के लिए मुझे सुना है कि 4-5 साल लग जाते हैं सॉइल को फिर से निकाल के, ऐसा कुछ है कि विदाउट? कुछ जगह ऐसा है कि कहीं कहीं पर ये ट्रेडिशनल फर्टिलाइजर जो है ना उनका इस्तेमाल कम हुआ है, जैसे नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, फुल्ली ऑर्गेनिक हो गया है, या उत्तराखंड है। इन सब जगहों में हम इसको बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं। पंजाब वगैरह में तो बहुत बुरा, पंजाब वगैरह में इसको करने के लिए तब काफ़ी प्रयास करना पड़ेगा, लेकिन इन सब जगहों में हम लोग कर सकते हैं। पर कोई ऐसी जगह हो जहाँ पहले खेती ना होती हो, वहाँ यदि आप करें तो इसके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। सर, फार्मिंग भी हम क्या कोऑपरेटिव वे में कर सकते हैं? आपकी तो सिर्फ फर्टिलाइजर की है, बट जैसे छोटे छोटे लैंड होल्डिंग्स हैं, इफ वी गो फॉर द फार्मिंग, कलेक्टिव फार्मिंग, और वो हाउ विल दैट बी बेनिफिशियल? हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी व्यवस्था की है, क्यों वो आए फर्टिलाइजर, ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, इसका वो बिल लाए कि कोऑपरेटिव में आप एक कंपनी बना सकते हैं, लाइक एफपीओ, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। वो छोटे छोटे लोग, मान लिए कि ये 7-8 लोग हैं, 10 लोग हैं, 12 लोग हैं, 15 लोग हैं, 20 लोग हैं, जो भी हैं, मान लिए एक ज़मीन का टुकड़ा लेकर के वो सब लोग एक एफपीओ बनाते हैं। एफपीओ बना के उसमें काफ़ी सुविधाएं उसमें दी हैं उन्होंने। तो एफपीओ के माध्यम से हम ये कर सकते हैं जो आप कह रहे हैं। और आप ये मानते हैं और कि एफपीओ को भी कोऑपरेटिव का दर्जा दिया गया है। अच्छा, नवे, तो आप ये मानते हैं कि जो हमारी लीडरशिप है, इट्स रेडी टू एक्सेप्ट इट वेरी फास्ट? जल्दी से जो भी आप राय देते हैं, मोदी जी खुद उसको जैसे प्रमोट करते हैं, ही इज ऑलमोस्ट प्रमोटिंग इट, लाइक एक गाय से कहते हैं फार्मिंग हो सकती है। इस तरह से इससे लीडरशिप पे भी हमारे को फर्क पड़ता है कि पहले कोई सुनता नहीं है डिपार्टमेंट्स में?
नहीं, आजकल तो देखिए मोदी जी के बहुत सारे नए नए आइडियाज आ रहे हैं और उन आइडियाज पे इम्प्लीमेंटेशन भी अच्छा हो रहा है। तो सरकार जो है वो आजकल प्रोएक्टिव सरकार है, ऐसा नहीं है। मोदी जी की सरकार, और उन्होंने जब से सहकारिता मंत्रालय बनाया है, जिसकी कमान आदरणीय श्री अमित शाह जी को दी है, जो हमारे गृह सहकारिता मंत्री हैं, तो सहकारिता के क्षेत्र में बहुत सारी नई चीजें शुरू हुई हैं। जैसे उन्होंने नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड बनाई। अब उसका काम है कि एक्सपोर्ट करे विदेश में, और वो भी ऑर्गेनिक का भी करे और नॉन ऑर्गेनिक का भी करे। अच्छा, फूड आइटम्स को भी। जी। और फिर उन्होंने बनाया भारतीय बीज सहकारी लिमिटेड। तो बीज में भी है कि नए नए तरीके के बीज हों, और हम थोड़ा सा हट के हाइब्रिड बीज से, दैट मीन जो ट्रेडिशनल हमारे बीज रहे हैं उन बीजों में ईल्ड बढ़ाई जाए, उन बीजों में और देशी बीज जिसको हम बोलते हैं, मीठे बीज बोलते हैं, उन बीजों को किस तरह बढ़ावा दिया जाए। इस सब के लिए उन्होंने ये संस्थाएं बनाई हैं। नेशनल ऑर्गेनिक लिमिटेड मैंने बताया, वो बनाया है। तो वो बहुत सारे स्तरों पे काम कर रहे हैं, और स्पेशली जो पैक्स हैं, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव को लिमिटेड को, जो उन्होंने उसमें कंप्यूटराइजेशन कराया है, 63,000 सोसाइटियों को कंप्यूटराइजेशन करा चुके हैं, और 2 लाख सोसाइटियां और बनाने की उनकी योजना है। तो इन सब को लेकर के मैं समझता हूँ देश में एक सहकारिता का एक अच्छा मॉडल उभर कर आएगा, और जल्दी आएगा। और जीएम क्रॉप्स के बारे में आपका क्या टेक है? व्हाट्स योर टेक? जीएम क्रॉप के बारे में मैं इतना, मुझे देखिए नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि जीएम क्रॉप के बारे में हमें एक निर्णय लेना आवश्यक है। क्योंकि अब आप लीजिए पाम ऑयल को ही ले लीजिए। अब यदि हम पाम ऑयल मलेशिया से इंपोर्ट करते हैं तो वो तो बेसिकली जीएम क्रॉप से बनता है। तो फिर हम अपने आप जीएम क्रॉप हमने करने में क्या हमें असुविधा है? पर इस सब मामले में देखिए, ये सरकार को बहुत सारे विषयों पर बहुत सारे लोगों से बात करके और फिर निर्णय लेना होता है। मेरा इस फील्ड नहीं है, इसलिए मैं इसमें कोई आपको अपनी निर्णय या राय नहीं दे सकता। हाँ, इतना कह सकता हूँ कि इसमें जो भी निर्णय लेना हो जरा जल्दी लेना चाहिए। और ये जो नैनो यूरिया कह रहे हो आप, ये सिर्फ इंडिया में बन रहा है और हमें नहीं, नैनो यूरिया का तो अभी देखिए अफ्रीका में बहुत इसकी डिमांड बढ़ रही है। नहीं, पहले बन भी रहा है वहाँ? नहीं, बन नहीं रहा वहाँ। आप हमारे यहाँ ही बन रहा है? हाँ, अभी हमारे यहाँ बन रहा है, एक्सपोर्ट कर रहे हैं जी। अच्छा। पर ये जैसे नैनो यूरिया को जो हमारे अभी जो जिनका ये नैनो यूरिया भी आप देख रहे हैं, ये नैनो बायो रिसर्च सेंटर में इसकी टेक्नोलॉजी वहाँ से आई थी, और वो ये पूरा ऑर्गेनिक बेस है, और इसमें उनकी टेक्नोलॉजी आई थी, और उन्होंने और इफ्को ने मिलके इसको बनाया था। मैं भी उसमें उसका भागीदार था, और वो लोग अब एक प्लांट ब्राजील में लगा रहे हैं। अच्छा, हमारे से लेके टेक्नोलॉजी? हाँ, नहीं, हमारी टेक्नोलॉजी है। हाँ। और हमारा ज्वाइंट वेंचर उनसे, मतलब इफ्को का ज्वाइंट वेंचर उनसे है। ओके। दोनों लोगों को मिलके ब्राजील में प्लांट लगा रहे हैं। ब्राजील में प्लांट सक्सेसफुल होना चाहिए, और अमेरिका में भी इसकी डिमांड बढ़ रही है। यूरोप में? हाँ, यूरोप में भी एक जगह, अभी यूरोप में भी इसका, में मैंने सुना है वहाँ भी कुछ। हाँ, एम्स्टर्डम वगैरह में, एम्स्टर्डम वगैरह में भी इसकी मांग बढ़ रही है। तो जो लोग इसके बारे में जान रहे हैं वो देख रहे हैं कि इसकी क्या गुण है इसमें, और उसको लेकर के वो आगे बढ़ रहे हैं। ये एक तरीके से एक रिवोल्यूशन करेगा। ये जो एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन है वो नैनो टेक्नोलॉजी से ही वापस आएगा। उसी से हमारा जो है एनवायरनमेंट में जो विकार आ रहा है वो कब समाप्त होगा। जैसे यूरिया में, ट्रेडिशनल यूरिया में जब आप उसको डालते हैं तो 30% खाली इस्तेमाल होता है, रिमेनिंग 70% है तो सॉइल में जाता है, हवा में जाता है। हवा में जाता है, नॉक्स के रूप में जाता है, और नॉक्स के रूप में जाता है तो 280 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड जो है 1 ग्राम नॉक्स के बराबर है। तो इससे आप समझ सकते हैं कितना बड़ा पोल्यूशन क्रिएट करता है यूरिया। तो और नैनो यूरिया में कोई पोल्यूशन नहीं, क्योंकि 95-96% लीफ पर एब्जॉर्ब हो जाता है, सरफेस पे एब्जॉर्ब हो जाता है। अच्छा। इसको स्प्रे करते हैं, इसको सॉइल में नहीं डालते, सॉइल खराब नहीं होती। इस तरह डीएपी भी है, ये भी इसको स्प्रे करते हैं, क्लोरोफिल, फास्फेट उसमें जाता है। तो इस तरह के इसके बहुत सारे गुण हैं, इसमें कोई पोल्यूशन नहीं है, और इसके कारण ये सॉइल को भी अच्छा करता है, हवा को भी अच्छा करता है, और इसमें जो यील्ड भी, इसका प्रोडक्शन भी इसके इस्तेमाल से ज़्यादा होता है।
सर आपको एक अवार्ड से भी नवाजा गया था, रॉचडेल पायनियर्स अवार्ड। जी जी। तो ये आपका अवार्ड है। हाँ, जिसे ये रॉचडेल पायनियर अवार्ड जो है मुझे पिछले वर्ष इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस की जो यहाँ पर इंटरनेशनल कोऑपरेटिव ईयर डिक्लेयर किया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसने डिक्लेयर किया था, तो उसमें ये अवार्ड मुझे दिया गया है। इसको बोलते हैं रॉचडेल पायनियर अवार्ड, और मैं आदरणीय श्री वर्गीस कुरियन के बाद मैं दूसरा भारतीय हूँ जिसको ये अवार्ड मिला है। उन्होंने अमूल की स्थापना की थी, तो जी जी। आपने इफ्को में यू गॉट दिस अवार्ड। हाँ, तो बहुत बधाई इफ्को सर में आपके इसको लिए। हम धन्यवाद। बहुत प्राउड हैं कि वर्ल्ड में बहुत बहुत धन्यवाद। बिगेस्ट अवार्ड के आप रेसिपिएंट हैं। तो सर अभी ये बताइए कि अब जो यूरिया से हमें ये जो बहुत तरह के खाने, और आजकल बड़े कॉन्शियस लोग हो गए हैं फूड के बारे में, मिलेट्स हो गया, ये हो गया, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, दुनिया भर के चीज़ें लोग खाए जा रहे हैं विदाउट नोइंग। तो इसके लिए कुछ एजुकेशन प्रोग्राम, ये किसान भी आजकल वो काफ़ी इसमें जा रहे हैं, ट्रेडिशनल से हट के थोड़ी सी जो एग्जॉटिक फूड में, जैसे लाल शिमला में ये जो लाल कैप्सिकम और रेड येलो ये हो गई, ब्रोकली हो गई, तो दे आर गोइंग टू दैट फार्मिंग ऑल्सो। तो आपका क्या है कि इसमें किसानों को अडॉप्ट करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और क्या फूड हैबिट्स हमारी होनी चाहिए जिससे हम बैलेंस, वी शुड बी फुल्ली न्यूट्रिएंट्स हमें मिले और किसी तरह का हमारे शरीर में नुकसान ना हो। पहली बात तो इफ्को में जब मैं था, और अभी भी इफ्को एक महा अभियान चला रहा है नैनो फर्टिलाइजर्स के इस्तेमाल से। तो मेरा कहना है कि जो भी हार्मफुल इफेक्ट आते हैं अपने हमारे फूड चेन में, वो आते हैं सॉलिड फर्टिलाइजर के माध्यम से। यदि उसका इस्तेमाल कम होगा और नैनो का इस्तेमाल ज़्यादा होगा, तो पहले बात तो फूड की क्वालिटी बेटर होगी, उसमें अच्छे तत्व आएंगे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अच्छे तत्व हमारे आने चाहिए। दूसरा, उसको क्या किलो खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, उसको देखिए ऐसा है, हर एक को अपना शरीर पता है, उन्हें ये पता होना चाहिए कि क्या खाना चाहिए। हर एक के शरीर में हर चीज़ आवश्यक नहीं कि हर एक को कॉपर ही चाहिए होगा, आयरन ही चाहिए होगा, या विटामिन बी चाहिए होगा, या विटामिन डी ही चाहिए होगा। डिपेंड करता है किसको क्या चाहिए, तो उनको अपने डॉक्टर से सलाह करके ही पता लगाना चाहिए। लेकिन हाँ, बैलेंस फूड आवश्यक है। उसके लिए तो जब भी कोई चीज़ लें तो आप उसका लेबल जरूर देखें कि उसमें अवेलेबल क्या क्या है, और उसके बाद अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको खाना चाहिए। तो उसके बारे में मैं कोई सलाह नहीं दे सकता, क्योंकि मैं उसका एक्सपर्ट नहीं हूँ, ना मैं डाइट का एक्सपर्ट हूँ। और ये जो किसानों की प्रॉब्लम है, बारिश आ गई तो प्रॉब्लम, ये सब उसके लिए क्या हमारे देश में कुछ है, कुछ इसके लिए इंश्योरेंस सॉर्ट ऑफ दैट दे आर अश्योर्ड ऑफ देयर लाइवलीहुड? नहीं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लेके आए हैं, उसके माध्यम से किसान अपना बीमा करा सकते हैं और इस तरह अपना को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। पर उनको भी ध्यान रखना चाहिए कि देखिए, जो भी इंश्योरेंस कराए उसका मतलब ये नहीं कि आप गलत इंश्योरेंस का क्लेम करो, सही क्लेम करो। तो इस इंश्योरेंस कंपनी को भी नुकसान नहीं होना चाहिए और आपको भी नुकसान नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रीमियम पे पेमेंट जो है, और भारत सरकार को तो काफ़ी बड़ा हिस्सा भारत सरकार भी देती है, स्टेट गवर्नमेंट का भी हिस्सा है, किसान को भी कुछ देना होता है। तो ये अच्छी स्कीम है, इसकी स्कीम के साथ एक फेयरनेस के साथ इंश्योरेंस करना चाहिए, ऐसा मेरा सुझाव है। और आप जो यंग बच्चे हैं, वो तो किसान कोई भी नहीं बनना चाहता। आज के जो जितने भी यंगस्टर्स हैं, क्या वो किसान बनना चाहेंगे, या कैसे उनको फार्मिंग में या इसमें लाया जाए कि इट शुड बी बिकम अ वेरी लुक्रेटिव बिजनेस फॉर देम, ताकि पैसा कमा सकें? जबकि देखिए, जैसे कि आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पढ़ा लिखा आदमी जो है वो जमीन में हाथ से सामान बोए कुछ करे। इसमें तो जब तक हम टेक्नोलॉजी को नहीं लाते हैं एग्रीकल्चर में, तब तक यंग आदमी का आना मुश्किल है। और नैनो यूरिया जो है, नैनो फर्टिलाइजर जो है, वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही इस्तेमाल होते हैं। चाहे वो उसको आप नैपसैक स्प्रेयर से इस्तेमाल करिए, या पावर स्प्रेयर से इस्तेमाल करिए, या ड्रोन से इस्तेमाल करिए, लेकिन जो भी आप करिए वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से करिए। जब तक आप उसको हैंड फ्री नहीं करेंगे, तब तक यंग आदमी को आना बहुत मुश्किल है।
तो उनको लाना है तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से लाना है। वो कंप्यूटर के एक्सपर्ट्स हैं, तो कंप्यूटर में किस तरीके से उनको अपने फील्ड के बारे में जानकारी, उनको क्या न्यूट्रिएंट जाने चाहिए, इसकी जानकारी उनको उस सबसे मिलती है। आजकल IoT टेक्नोलॉजी है, उसके माध्यम से उनको वो जानकारी मिलती है। तो इसमें यंग किसान आएंगे, आ सकते हैं, आएंगे, प्रोवाइडेड उनको टेक्नोलॉजी के लिए सपोर्ट दी जाए। और टेक्नोलॉजी के लिए सपोर्ट की आवश्यकता यह है कि जो भी आप इम्प्लीमेंट हैं उनको किसी न किसी रूप में आपको एक सहायता देनी होगी। इफ़को ने एक कार्यक्रम चलाया था जब मैं वहाँ मैनेजिंग डायरेक्टर था, कि उन्होंने ड्रोन्स की करीब 1764 लोगों को, जिसमें 300 नमो ड्रोन दीनी थी, उनको ट्रेनिंग दी थी, जो दीदियाँ थीं, और बाकी 1400 के आसपास 1464 लोगों को जो मेन थे उनको दी गई थी ट्रेनिंग, और उनको एंटरप्रेन्योर बनाया गया था, और ये उनको मशीनरी मुफ्त में दी गई थी ड्रोन्स की। हाँ, और खाली उनको एक कंडीशन था कि जो आप किसान के पास जाएंगे तो 25% आप उसको कम चार्ज करेंगे, क्योंकि मशीन हम आपको दे रहे हैं। तो इसके माध्यम से काफ़ी लोगों ने उसमें अच्छा काम किया, और इसका डिमांड भी बढ़ रही है। तो ऐसे हमने टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन के लिए उस समय इफ़को में ये प्रयास किया था। उसके बाद भारत सरकार ने भी इस दिशा में कदम उठाए हैं, और वो ड्रोन्स को ला करके उनको किसानों के बीच में लोकप्रिय बनाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत से IIT प्रोफेशनल्स मैंने देखा है, वो जॉब छोड़ के दे हैव गॉन इनटू फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, क्योंकि हेल्थ रीजंस थे, क्योंकि बहुत यूरिया था, बट दे हैव नॉट बीन एबल टू सस्टेन। क्यों, आई डोंट नो व्हाट आर द रीजंस, बट बहुत स्ट्रगल करना पड़ा उनको। मैंने बहुत लोगों से बात की है, उनको बंद करना पड़ा इवेंचुअली, और फिर ज़मीनें जो ले रखी थी लीज पे, उनको लॉस हुआ एक तरह से। तो इस जो इतने उसके साथ शुरू करा था जिन्होंने बहुत उत्सुकता के साथ, और उसके बाद वो नहीं चल पाया, इसका क्या कारण है? देखिए, पहली बात तो जब वो लोग आए यहाँ पर तो एक टीम के साथ आए, एक प्लान नहीं था उनका। यदि आप प्लानिंग के साथ आएंगे कि मैं इतनी ज़मीन लूँगा, उसमें ये पैदा करूँगा, कौन सी चीज़ आप पैदा करोगे जिसको लोग लेंगे। क्योंकि आज देखिए खीरा है, मान लिया, अब आप कहते हैं आगने खीरा है, ये 50 रुपये में बेचूंगा, वहीं बगल में 30 रुपये में खीरा मिल रहा है, तो आदमी कहता है भाई उसमें अंतर क्या है। तो इससे जब तक ये सप्लाई चीज नहीं बनेगी, चेन नहीं बनेगी ना, तो छोटे लोग, जैसे कुछ लोग जिसमें सक्सेसफुल हुए हैं, वो कैसे सक्सेसफुल हुए हैं कि उनका टाई अप अब्रॉड में भी था, उन्होंने उनके स्पेसिफिकेशंस यहाँ बनाया सामान को, और फिर सक्सेसफुल हुए। लेकिन हमारे देश में अभी वो अभी लोगों को ज्ञान नहीं आया उतना। नहीं, पर किसान के लिए रिस्पेक्ट भी नहीं है। मतलब मैं फार्मर हूँ, नोबडी रिस्पेक्ट्स यू इन दैट वे कि मैं इंजीनियर हूँ या मैं डॉक्टर हूँ। अगर मैं कहूँ मैं फार्मर हूँ तो यू आर नॉट लुक्ड एट अब देखिए, ये तो सोसाइटी का इशू है। हाँ, हमारी सोसाइटी में अभी भी हम काफ़ी वर्गों में अपने को बांटते हैं। ये सोसाइटी का इशू है, ये इस इशू पे मैं कह नहीं कह सकता है तो माइंड सेट। लेकिन हाँ, माइंड सेट देखिए धीमे धीमे बदल रहा है, बदल जाएगा। मैंने माइंड सेट को बदलते हुए भी देखा है। बिल्कुल। मैं अब 80 वर्ष का हो गया हूँ, 58 वर्ष मैंने फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में काम किया, 39 ईयर में चीफ एग्जीक्यूटिव रहा, 32.5 साल में इफ़को में चीफ एग्जीक्यूटिव रहा। तो मैं देखा लोगों का धर्रा बदला, लोगों का स्वभाव बदला है, ऐसी बात नहीं बदला है। लोग काफ़ी जागृत हुए हैं और काफ़ी उन्होंने प्रगति भी की है। मैंने ये भी नोटिस किया है। आज आप देखिए, आज आप कितना सारा करीब $9 बिलियन का तो आप फूड, अपना खाने पीने का सामान एक्सपोर्ट करते हैं। कब हम आप 62 की बात करें तो हम करीबन कितना सामान हमारे पास $50 मिलियन 50 मिलियन टन के आसपास प्रोडक्शन होता था। आज मान 347 मिलियन के आसपास होता है। तो इतना बड़ा विकास भी हुआ है देश के अंदर। पर हाँ, साथ में लगातार विकास होते रहना चाहिए, इसलिए नो क्रिटिसिज्म भी होगा। उस क्रिटिसिज्म से हमको नेगेटिव तरीके से मत लें, हम उसको पॉजिटिव तरीके से लें और उसमें अपना जो चीज़ ठीक करती रहने उसको लगातार ठीक करते रहें। पर फॉरेन में मैंने देखा जो एक्सपोर्ट में
बहुत से रिजेक्शन भी हैं। वो कहते हैं वी डोंट यूज एनिमल डंग, मतलब वी आर मतलब काऊ का डंग, वी डोंट यूज दैट, और इस तरह से रिजेक्शन भी इस वजह से है। प्लस बहुत से टेस्टिंग के बाद भी जानबूझ के भी किया जाता है ताकि हमें लेट डाउन करने के लिए। बहुत से हमारे प्रोडक्ट्स, आम हो गया, ऐसी चीज़ें हो गई, हमें उधर दूसरे अमेरिका में दूसरे कंट्री से आ रहे हैं पर हमारा नहीं आने दे रहे, एज ए सॉर्ट ऑफ ए। आपको बता देखिए, हमारे देश में डिफरेंट डिफरेंट तरीके के सोचने वाले लोग हैं और हर देश में होते हैं। हमारा देश क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री है, प्रजातांत्रिक देश है, यहाँ हमें वो चीज़ें पता लगती हैं, बाहर थोड़ा कम पता लगती हैं, उतना अंतर है। ओके, कोई कोई लेकिन आप समझिए कि हम ये मान के चलें कि हर चीज़ बिल्कुल कहीं पर कुछ क्रिटिसिज्म नहीं होगा, हर चीज़ बड़ी स्मूथ चलेगी, तो ज़िंदगी तो ऐसे चलती नहीं। ज़िंदगी तो उतार चढ़ाव का खेल है, आती है, जाती है, चलती है, रुकती है, आगे बढ़ती है, ये तो सब होता है रहता है। सर, आपका कोई आगे किसानों, नए किसानों के लिए कोई मैसेज हो तो आप थोड़ा उन्हें बताइए। मेरा किसानों के लिए हरदम एक संदेश होता है जी। कि आप जो ये ट्रेडिशनल फर्टिलाइजर्स है ना, इनकी आप अंधाधुंध तरीके से जो इस्तेमाल कर रहे हैं ना, उस इस्तेमाल को रोकिए। आप अपनी खेत भी खराब कर रहे हैं, अपनी सेहत भी खराब कर रहे हैं, और जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं वो बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं हो पा रहा है। मैं आपको बताऊं कि हमारे पुरखों ने, आपके पुरखों ने कितनी अच्छी ज़मीन आपको दी थी, और आपको अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए, नाती पोतों के लिए वो अच्छी ज़मीन छोड़ के जानी चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है। ये जो ज़मीन हमारे पास है, ये ज़मीन हमको भगवान ने दी है। आप भगवान की इसकी ये धन्यवाद दीजिए, उन्होंने दी है और इसको हमको आगे दे के जाना है। ये दिमाग में रहे तो जो आप फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप देखिए पिछले साल आपने 2 बोरा डाला, इस बार कहेंगे मैं 3 बोरा डालूंगा। अरे 3 बोरा क्यों डालेंगे भाई? आपके पास डिफरेंट डिफरेंट तरीके के फर्टिलाइजर आ रहे हैं, उनका इस्तेमाल करिए। भारत सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं, आपको किसान कार्ड दिए हैं, आपको उसमें बताया है कि आपको क्या चीज़ की आवश्यकता है, आप उस किसान कार्ड को यूज़ करिए। सॉइल कार्ड भी दिया है, आपको जनधन की सुविधाएं दी हैं, उसका आप इस्तेमाल करिए। आपकी सहकारी संस्था ने नैनो फर्टिलाइजर लेके आए हैं, इनका आप इस्तेमाल करके देखिए। चाहे खेत के 1/4 हिस्से में इस्तेमाल करिए, पर इस्तेमाल करके देखिए, आपको अंतर पता लग जाएगा कि कितना अच्छा अंतर और कितना अच्छा प्रोडक्शन आया। तो आप भी थोड़ा सा जागरूक बनिए और एक पुराने धरने में लगातार चलते रहने का प्रयास करना आपके लिए भी अच्छा नहीं है और आपके जो लोग उसको खा रहे हैं उनके लिए भी अच्छा नहीं है। सीड्स को फोर्टिफाई जो करते हैं आप, उसके लिए। हाँ, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता था कि जो नैनो डीएपी है ना, इसमें 10 सीसी डीएपी सोल्यूशन लेकर के और फिर इसको तकरीबन उसमें 50 सीसी से 100 सीसी पानी मिलाइए, स्प्रे करिए और उसमें सीड पर स्प्रे कर दीजिए और उसको अच्छी तरह मिला दीजिए। स्प्रे चाहे अपने हाथ से करिए या फव्वारे से करिए, जैसा भी करिए, धीमे धीमे जैसे ऐसे डालते हैं ऐसे डाल दिए और उसको अच्छी तरह मिला दीजिए। मिला के 2-3 घंटे आप उसको छाया में रख दीजिए और जब सूख जाए तो उसको बो दीजिए। यदि आप वो करते हैं तो उसके सीड के अंदर नाइट्रोजन और फास्फोरस पहले से मिल जाता है। अंकुर तकरीबन 30% पहले आ जाता है। मतलब मान लीजिए 10 दिन में अंकुर आता था तो 7 दिन में आ जाएगा। तो इससे फोर्टिफाइड हो जाता है सीड और आपके लिए बहुत अच्छा रहता है, तो जल्दी आपकी फसल पक जाती है, कीटाणु भी नहीं लगते हैं जी, है ना। और सर, जो नीम वाला भी एक बीज या फिर नीम का यूरिया भी शुरू किया था। नहीं, नीम यूरिया तो आपको आज देश भर में आपको नीम यूरिया मिल रहा है। अभी सिर्फ नीम, भारत सरकार ने, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नीम कोटेड यूरिया 100% पूरे देश भर में कर दिया है, तो आजकल आपको नीम कोटेड यूरिया ही मिल रहा है। तो चलिए, अभी हम बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतना ज्ञान दिया हमें, और फिर मिलते हैं कुछ और नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज की बातचीत से हमें श्री उदय शंकर अवस्थी जी से बहुत कुछ सीखने को मिला। कैसे कठिन परिश्रम, दूरदृष्टि
और सेवा भाव से किसी क्षेत्र को नई दिशा दी जा सकती है। किसानों के लिए उनके योगदान और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए सपने को प्रति उनकी जो प्रतिबद्धता रही है, हम सबके लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। समापन से पहले एक शेर आपके साथ साझा करना चाहूंगी। जो अंधेरों में राह दिखाएं वही असली दीपक होता है। जो अंधेरों में राह दिखाएं वही असली दीपक होता है। जो खेतों में मेहनत कर देश को पोषित करें वही असली नायक होता है। हम दिल से श्री अवस्थी जी का धन्यवाद करते हैं और उन्होंने अपने अनुभव साझा किए और हम सबके लिए मार्गदर्शन का दीप जलाया। आशा है हम सभी इन्हीं के मार्गदर्शन पे चलेंगे और आप सभी श्रोताओं का भी धन्यवाद जिन्होंने अपना समय दिया। और आइए मिलकर किसानों को सम्मान करें, आत्मनिर्भर भारत की राह में आगे बढ़ें और अपने प्रयासों से देश को मजबूत बनाएं। जय हिंद।